बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने तीन छोटे छोटे आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। पहला आर्टिकल है एंजाइम चेन टू चेंज रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को डिस्कस किया था उसका ये आखिरी पार्ट है। पहले आप लोगों ने इसका मतलब समझना है, क्योंकि सबसे पहले जब भी किसी केमिकल रिएक्शन की बात होती है तो बाज़ दफ़ा केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। बायोलॉजी में केमिकल रिएक्शन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। जैसे मैं कहता हूँ कि ए हमारे पास रिएक्टेंट है और इसने ई प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन ई जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल स्टेप में कन्वर्ट हो रही है, मल्टीपल स्टेप के ज़रिए से वो ई प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इस जुमला जो मैंने लिखा है एंजाइम चेन टू चेन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास रिएक्शन की एक चेन है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 रिएक्शंस मैंने लिखे हैं और एक रिएक्टेंट ए वो 4 रिएक्शंस के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? अच्छा, अब पहली बात तो समझ आ गई चेन रिएक्शंस कि एक रिएक्शन की पूरी चेन है। अच्छा, बायोलॉजी में इस रिएक्शन की चेन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की एक सीरीज़ को मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है, ठीक है। हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट या कोई भी रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से कन्वर्ट हो तो इस सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस को कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे पाथवे ऐसे हैं जिनके ज़रिए से चीज़ें बन रही है। फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है। जब भी हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हैं CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये तो आप कह सकते हैं पूरे प्रोसेस की एक समरी है, लेकिन हकीकत में ये जो काम हो रहा है ये बहुत सारे स्टेप में हो रहा है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे बन जाएगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वो टूटता है और CO2 और H2O बनती है और एनर्जी निकलती है। तो बज़ाहिर तो एक इक्वेशन के अंदर हम इसको रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये मेटाबॉलिक पाथवे है जो बहुत सारे स्टेप का मजमुआ है। इसी तरह प्रोटीन का बनना ये बहुत सारे स्टेप में हो रहा होता है। तो बहरहाल बायोलॉजी के अंदर लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बन रही हैं जो सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए से बन रही है। अगली बात, अब ये जो इतना बड़ा मेटाबॉलिक पाथवे है जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन, कोई एक एंजाइम इस पूरे पाथवे को कंट्रोल नहीं कर रहा, उस पूरे पाथवे के हर स्टेप को कैटालाइज नहीं कर रहा, बल्कि होता है कि हर स्टेप के लिए अलग-अलग एंजाइम है। जैसे हम इस एक सिंपल सी एग्जांपल जो हमने ली है कि ए से ई बन रहा है, तो अगर यही हम बात करें, जैसे मैं कहता हूँ कि ए से बी ये एक W एंजाइम के ज़रिए से कन्वर्ट हो रहा है, बी से सी ये एक X एंजाइम के ज़रिए से कन्वर्ट हो रहा है, C से D एक Y एंजाइम के ज़रिए से कन्वर्ट हो रहा है, D से E ये Z एंजाइम के ज़रिए से कन्वर्ट हो रहा है। अब आप लोगों को इस जुमले की समझ आएगी। चेन ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए सेल के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर एंजाइम की पूरी चेन मौजूद है। यानी मेटाबॉलिक पाथवे को कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टम के अंदर, एक सेल के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी काफ़ी सारे एंजाइम मौजूद हैं, एंजाइम की पूरी चेन है। तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या होगा? चेन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम की चेन काम करती है। तो यही बात लिखी गई है कि बायोलॉजी में जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, मैनी एंजाइम एक्ट इन सीक्वेंस, काफ़ी सारे एंजाइम इन रिएक्शन को मुकम्मल करवाते हैं एंड रेगुलेट द स्टेप ऑफ पाथवे, और हर स्टेप को कोई ना कोई एंजाइम रेगुलेट कर रहा है पाथवे के, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल सा एक पाथवे लिखा है और उसके एंजाइम के नाम लिखे हैं। अच्छा, अगर जैसे मैं कहता हूँ कि एक सेल है, उसके अंदर ए से ई ने बनना है, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे कंप्लीट होना है। ए से किसने बनना है? ई ने बनना है। अब ये नहीं होगा कि जब सेल के अंदर ए इंटर होगा तो उसके बाद ये सारे के सारे एंजाइम इकट्ठे होंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे पास ए ने जिस जगह सेल के अंदर ई में कन्वर्ट होना होता है वहां ये सारे एंजाइम जिन्होंने ए को ई में कन्वर्ट करना है वो सारे के सारे एंजाइम मौजूद होते हैं। क्लियर? तो इस वजह से जो सक्सेसिव एंजाइम का मतलब है कि वो एंजाइम का ग्रुप जिसमें हर एंजाइम तरतीब से मौजूद हो। जैसे हमारे पास ए को
ई में कन्वर्ट करने के लिए 4 एंजाइम चाहिए, तो सेल के अंदर या किसी लिविंग सिस्टम के अंदर जहां ए से ई में कन्वर्शन हो रही है वहां चारों एंजाइम पड़े हैं। सिर्फ चारों एंजाइम पड़े नहीं है बल्कि चारों एंजाइम उसी तरतीब से पड़े हैं जिस तरतीब से रिएक्शन ने चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी में कन्वर्ट होना, पहले डब्ल्यू एंजाइम चाहिए, बी से सी, फिर एक्स एंजाइम, सी से डी, फिर वाई, और डी से ई, फिर जी एंजाइम चाहिए। तो सेल के अंदर रिएक्शन ने ए बी सी डी ई फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सेल के अंदर जो एंजाइम पड़े हैं वो भी इसी तरतीब से पड़े, पहले एक्स पड़ा है, फिर वाई पड़ा है, फिर पहले डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जी पड़ा है। क्लियर? और सिर्फ खाली एंजाइम नहीं पड़े, वो कोफैक्टर्स जिन्होंने एंजाइम की हेल्प करनी है रिएक्शन को चलाने में, वो भी इनके साथ उसी जगह पड़े होते हैं। तो अगली बात ये है कि सक्सेसिव एंजाइम, वो पूरे एंजाइम का ग्रुप, तो उस ग्रुप के अंदर एंजाइम किससे पढ़े? तरतीब से पढ़े। कंट्रोलिंग दीज स्टेप आर प्रेजेंट टुगेदर अलोंग विद देयर कोफैक्टर। उसके बाद एक्शन ऑफ एंजाइम, ये वर्किंग कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए दोबारा इसी एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास ए इस रिएक्शन की सबस्ट्रेट है, ए इस रिएक्शन की क्या है? सबस्ट्रेट है। ई इस रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट है, ई इस रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट। अक्सर कंफ्यूजन इसमें ये होती है कि स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन सी एंजाइम की कौन सी सबस्ट्रेट है, कौन सी प्रोडक्ट है। अभी तक सिर्फ हमने बात की कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से, और एंड कहाँ हो रहा है? ई पर। तो ए ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल मेटाबॉलिक पाथवे की सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट है, और ई फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन जिस वक्त मैं बात करता हूँ एंजाइम डब्ल्यू ने क्या किया? ए को बी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर सिर्फ ए डब्ल्यू के लिहाज से मैं बात करूंगा तो W की सबस्ट्रेट A है और W की प्रोडक्ट B है, अगर मैं सिर्फ W के लिहाज से बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर W ने B प्रोडक्ट बना के X को हैंड ओवर कर दी, X ने उसको C में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब मैं X एंजाइम की बात करूंगा तो X एंजाइम ने की सबस्ट्रेट B है, हालांकि वो W की प्रोडक्ट है, लेकिन X एंजाइम की वो क्या है? सबस्ट्रेट है, और X की प्रोडक्ट C है। तो C Y की सबस्ट्रेट बनेगी, D की Y की D प्रोडक्ट बनेगी, फिर D Z की सबस्ट्रेट बनेगी और Z की प्रोडक्ट E बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पहला स्टेप होगा उसकी प्रोडक्ट अगले एंजाइम जो अगले स्टेप को कैटालाइज कर रहा है, चला रहा है या रिएक्शन को तेज कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट का काम, सबस्ट्रेट का काम करेगा। ठीक है, तो इससे ये बात लिखी गई कि प्रोडक्ट फ्रॉम वन एंजाइम कैटलिस्ट, कि एक एंजाइम ने जो कैटालिसिस किया, जैसे मैं कहता हूँ A से B कन्वर्ट हुआ, सर्व एज ए सबस्ट्रेट, तो वो जो प्रोडक्ट बनी है पहले एंजाइम की, वो सबस्ट्रेट का काम करिए फॉर द एंजाइम, उस एंजाइम के लिए टू द नेक्स्ट स्टेप जो अगले स्टेप में मौजूद है। और इस तरह हमारे पास ये रिएक्शन चलता रहेगा। क्लियर? तो हर एंजाइम के पास जो उसके सबस्ट्रेट आ रही है वो उसको अगली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसका जो एंजाइम है अगला वो उससे अगली में कन्वर्ट, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। सीरीज गोज ऑन। तो इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट बनती रहेंगी, और जो दरमियान में प्रोडक्ट बन रही हो, एक तो हमारे पास है एंड प्रोडक्ट, तो दरमियान में जो प्रोडक्ट बनती हैं मुख्तलिफ एंजाइम्स की, उनको इंटरमीडिएट्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, कि ये दरमियान में बने हैं, और हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा? फाइनल एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्लियर? अब सपोज मैं कहता हूं कि ई बनना शुरू हो गया, एक सेल के अंदर ई की जरूरत थी, मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हुआ, सारे एंजाइम एक्टिवेट हो गए और ऑटोमेटिकली इसकी प्रोडक्शन शुरू। लेकिन सेल को मैं कहता हूं कि इस ई की जो जरूरत है उसके 10 मॉलिक्यूल चाहिए। तो अब क्या होगा? जब सबस्ट्रेट ए ई में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो ई की जो अमाउंट है बढ़ना शुरू हो जाएगी। 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, जब सेल की जरूरत पूरी हो गई। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जब सेल देखता है कि उसकी अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो उसकी जरूरत से ज्यादा बनना शुरू हो गया, तो ये जो प्रोडक्ट है वो इनमें से किसी भी एंजाइम को रोक देती। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं पी, ज्यादातर क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है ये पहले एंजाइम को रोक देगी, इसका ज्यादा होना पहले एंजाइम को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। यानी आप ये समझ लें कि आमतौर पे जो फर्स्ट एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के लिहाज से बड़ा सेंसिटिव होता है। जो ही उसकी अमाउंट ज्यादा होने लगती है, फर्स्ट एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, पूरा रिएक्शन क्या हो जाता है? रुक जाता है। फिर सबस्ट्रेट का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद जो ही इसका लेवल कम होगा ये दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह सेल अपनी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ज़रूरत के मुताबिक बनाता है। सेल चाहता है कि उसके पास ना चीज़ की कमी हो ना बहुत ज़्यादा हो,
क्योंकि बहुत ज़्यादा भी सिस्टम के ऊपर बर्डन क्रिएट करते हैं। तो इस सेल का अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए से अपने मेटाबॉलिक पाथवे को रोकना, ये फीडबैक इनहिबिशन कहलाता है। इसका आर्टिकल भी एंड पे आ रहा है, उसको हम बड़ी डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी रिएक्शन का अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए से रुकना, तो वो क्या कहलाता है? फीडबैक इनहिबिशन कहलाता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉडल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, कि एंजाइम जो काम करता है उसको काम को समझाने के लिए दो मॉडल पेश किए गए। पहला जो मॉडल पेश किया गया वो लॉक एंड की मॉडल कहलाता है। इसको जो प्रपोज किया था, तजवीज़ किया था, एक जर्मन केमिस्ट था, एमिल फिशर उसका नाम है, 1894। अच्छा, ये मॉडल कहता क्या है? बड़ा सिंपल सा मॉडल है। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक चाबी एक ताला खोलने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसी तरह एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अ स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। जिस तरह एक छोटी सी की एक स्पेसिफिक लॉक को खोलती है, बिल्कुल इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट है। अब सवाल यह है कि एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को खोलती ही क्यों है? अब वो जो ताला है वो हर किस्म की से क्यों नहीं खुलता? क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी ताले की, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ये लॉक है, तो उस लॉक में जहाँ से की ने इंटर होना है, उसके बाद यहाँ एक स्केच, एक मॉडल सा है मुख्तलिफ किस्म के पुर्जों का, छोटे छोटे पार्ट्स का, एक मॉडल सा बना, एक नमूना सा बना हुआ है। ठीक है, एक टेम्पलेट बना हुआ है, सांचा बना हुआ है। आप ये समझ लें कि जब चाबी आके इस सांचे के अंदर मुकम्मल तौर पे फिट होती है तो ये ताला खुल जाता है, ताला खुल जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चाबी अंदर चली भी गई है, लेकिन अगर वो इस सांचे में सही तरह फिट नहीं होती तो जाने के बावजूद वो लॉक ओपन नहीं कर सकती। तो इसी तरह जिस तरह हर एंजाइम, हर लॉक के अंदर एक सांचा बना हुआ है जहां उसकी की ने जाके फिट होना है, इसी तरह हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट है, उसकी एक प्रॉपर सांचा है, उसकी एक प्रॉपर एक्टिव साइट है, शेप है। हर वो आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट जो इस जगह आके सही तरह फिट होगी वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। क्लियर? जिस तरह एक चाबी एक मखसूस स्ट्रक्चर में जाके फिट हो रही है, इसी तरह एक मखसूस सबस्ट्रेट एंजाइम की एक मखसूस एक्टिव साइट पे जाके फिट हो रही है। क्लियर? लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे पास जब ताला खुल गया, आपने चाबी को बाहर निकाला, फिर भी दोबारा जब ताला बंद होगा तो उसी चाबी से खुलेगा। वजह क्या है? क्योंकि अंदर का जो सारा का सारा सिस्टम है वो उसी चाबी के लिहाज से बनाया गया, और ये जो अंदर का सारा स्ट्रक्चर है ये रिजिड स्ट्रक्चर है। ये जिन पार्ट से मिलके बना है वो मेटल्स के हैं, और मेटल आपको पता है रिजिड स्ट्रक्चर है। तो जब तक उन मेटल्स या वो जो पुर्जे हैं वो अपनी प्रॉपर जगह पे रहेंगे, उस वक्त तक ये लॉक उसी की से ओपन होगा, उसके अलावा किसी और की से ओपन नहीं होगा। ठीक है? तो इसी मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, कि जब भी वो रिएक्शन हो, रिएक्शन का दरमियान हो या रिएक्शन का एंड हो, जिस तरह एक ताले के सांचे में कोई बदलाव नहीं आता, चाबी लगी हो, चाबी खोल रही हो, चाबी निकली हो, तो इसी तरह इस एक्टिव साइट की शेप नहीं बदलती इस मॉडल के मुताबिक। मॉडल पास्टुलेट, मॉडल के जो मेन पॉइंट है, पास्टुलेट का मतलब जो मेन पॉइंट है, इसका मुताबिक एक्टिव साइट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर, उसकी शेप है, देयर इज नो मॉडिफिकेशन, और उसकी शेप में कोई बदलाव नहीं आता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती इन इट बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर अ एंजाइमेटिक रिएक्शन। उसके बाद अगर हम ये बात तस्लीम कर लें तो ये सारे केसेस में ये बात ठीक नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में अक्सर स्टूडेंट, जब हम बात एंड पे बात करते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ये मॉडल गलत है। हालांकि ये मॉडल गलत नहीं है, ये मॉडल सारे रिएक्शन में फॉलो नहीं हो रहा। ये मॉडल कुछ रिएक्शन के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारे रिएक्शन के लिए मॉडल ठीक नहीं है। तो यही बात है कि जब मजीद रिसर्च हुई तो पता चला दे डिड नॉट सपोर्ट इन ऑल रिएक्शन, तो सारे रिएक्शन में ये मॉडल सपोर्ट नहीं करता। तो उसके बाद उसके अगली जो शक्ल है इंड्यूस फिट मॉडल वो पेश की गई। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं मिसाल देता हूँ,
हमारे पास कुछ एंजाइम है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एक एंजाइम है यूरिएज, वो सिर्फ यूरिया को कैटालाइज, उसके केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। इसी तरह एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं माल्टेज, वो सिर्फ माल्टोज को तोड़ के उनको 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे। यानी वो एंजाइम जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, जो सिर्फ सिंगल सबस्ट्रेट, जैसे एक एंजाइम, एक लॉक एक चाबी से खुल रहा है, इसी तरह बार सबस्ट्रेट ऐसी है उनको कैटलाइज करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम मौजूद। उस केस में तो लॉक एंड की मॉडल बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत सारे एंजाइम हैं जो एक से ज़्यादा डिफरेंट किस्म की सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे स्टोमिक में, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। लेकिन जिस वक्त हम प्रोटीन की बात करते हैं, हम अंडा खाते हैं उसमें भी प्रोटीन है, हम गोश्त खाते हैं, यानी कट्टे का कह लें, बकरे का कह लें, या आप कह सकते हैं मुर्गी का कह लें, तीनों के गोश्त डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, ठीक है, वो खाते हैं, उनमें भी प्रोटीन है। हम दालें खाते हैं, उनमें भी प्रोटीन है। हम रोटी खाते हैं, उसमें भी प्रोटीन है। हम फल फ्रूट खाते हैं, हो सकता है उसमें भी प्रोटीन हो। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि हम जो मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। इवन दही पीते हैं, दूध पीते हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन मौजूद। लेकिन सबकी जो नेचर है, गोश्त में पाई जाने वाली, बड़े गोश्त में, छोटे गोश्त में, चिकन में, मछली में, अंडे में, दालों में, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन सारी डिफरेंट किस्म की प्रोटीन है। लेकिन उन सारी डिफरेंट किस्म की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के पास हर प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है। जैसे बड़े गोश्त को डाइजेस्ट करने के लिए कोई अलहदा से पेप्सिन इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि एक ही पेप्सिन है जो पूरी इस प्रोटीन की कैटेगरी को कैटलाइज कर रहा है। क्लियर? तो उसका मतलब है उस पेप्सिन की जो सबस्ट्रेट की वैरायटी है वो एक नहीं है, वो बहुत सारी वैरायटी की प्रोटीन है जिनको वो क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। तो अगर हम इसको मान लें कि लॉक एंड की मॉडल हर केस में ठीक होता, तो लॉक एंड की मॉडल तो यही कहता है कि एक लॉक है वो एक ही चाबी से खुल सकता है अगर वो लॉक ठीक हो। तो अगर हम इस बात को मान लें तो इसका मतलब है हर एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन जब इस तरह के हम एंजाइम देखते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेस है, वो मुख्तलिफ किस्म के जो 6 कार्बन कंपाउंड है उनको कैटलाइज कर रहा होता है। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रहे होते हैं, तो वो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो नहीं करते। तो फिर एक नया मॉडल पेश किया गया, इंड्यूस फिट मॉडल, और उसको डैनियल कोशलैंड ने, एक जर्मन बायोकेमिस्ट था, जब नई नई किस्म के एंजाइम डिस्कवर हुए, जैसे मैंने बताया पेप्सिन एक ऐसे एंजाइम है जो मल्टीपल प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? जैसे मैं कहता हूं कि अगर हम लॉक एंड की मॉडल को ठीक समझ लें तो ये वाली जो एक्टिव साइट है इसको तो कैटलाइज करेगी, लेकिन अगर कोई इस तरह की हल्की सी मॉडिफिकेशन वाली सबस्ट्रेट आ गई, ये इसको कैटलाइज नहीं करेगी, क्योंकि इसकी शेप इसमें फिट ही नहीं आ रही। जब तक एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं करे और सही तरह फिट ना हो, उस वक्त तक रिएक्शन शुरू ही नहीं होता। तो इंड्यूस फिट मॉडल का पहले मतलब समझेंगे। अच्छा, इस मतलब को समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल सुने। जैसे कंपनी है ना, जब जूता बनाती है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक कंपनी ने 7 नंबर का जूता बनाया, क्लियर, तो उसका एक सांचा है, उसमें वो जूता 7 नंबर का बन के आ जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन जो मार्केट में लोग होते हैं जिन्होंने उस 7 नंबर का जूता पहनना है, उनके जो पाँव होते हैं वो सारे के सारे, चाहे 7 नंबर वाले पाँव रखने वाले लोगों के भी जो पाँव होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं होते। किसी का पाँव होगा 7 नंबर का, लेकिन हो सकता है थोड़ा मोटा हो, किसी का लंबा हो। लंबे से मुराद ये है कि बारीक हो सकता है किसी की चौड़ाई ज़्यादा हो सकता है किसी की मोटाई ज़्यादा हो। तो यानी होगा वो 7 नंबर का, लेकिन उसके अंदर वैरायटी आ जाती है। क्लियर? लेकिन कंपनी ये तो नहीं होगी हर शख्स के लिए अलहदा से जूता बनाएगी, नहीं, वो एक ही 7 नंबर का बनाती है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं एक जूता एक शख्स ने पहना, और जब उसने पहना उसका पाँव थोड़ा सा मोटा था, तो जिसकी वजह से वो जो जूता है आ तो गया मुकम्मल, लेकिन वो टाइट था। अच्छा, जिस वक्त दुकान वाले से कहा कि यार ये तो बड़ा टाइट जूता है, तो दुकान वाला अक्सर फ़ौरन जवाब देता है। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो जूता है कुछ अरसे बाद लूज़ हो जाएगा। तो लूज़ होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो जूता है 7 नंबर से वो 8 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, बल्कि लूज़ होने का मतलब ये है वो पाँव के लिहाज से एडजस्ट हो जाएगा। और आप ये फिर जूता ख़रीद कर भी ले आते हो, और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आपका मुशाहिदा होगा कि वो जो जूता जो पहनते वक्त शुरू में टाइट था, 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद वो लूज़ होकर पाँव के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। क्लियर? वजह क्या है? उस जूते के अंदर हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है।
लेकिन अगर सोचें कि वो जूता रिजिड होता और आपके 1 साल भी उसको पहनते और वो जूता आपके पाँव में एडजस्ट ना होता और टाइट रहता, तो अगली दफ़ा आप उस दुकानदार की बात कभी भी नहीं मानते। लेकिन ये होता नहीं है कम से कम, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो जूता है वो पाँव के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और जब एडजस्ट होता है तो आपका चलना उस जूते के अंदर क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्लियर? तो बिल्कुल यही आप समझ लें, जो मैंने एग्जांपल दी है वो इसी मॉडल की स्टेटमेंट भी यही है। इसका मतलब क्या है? व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम्स, जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग साइट के ऊपर आके बैठती है, जैसे आपने पाँव जूते में रखा, पहली दफ़ा आपने पाँव जूते में रखा, तो क्लियर? उसके बाद क्या होगा कि पाँव फिर उस जूते को, एंजाइम को अपने लिहाज से चेंज करता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या करती है, उस एंजाइम की एक्टिव साइट को अपने लिहाज से थोड़ा सा चेंज करती है। क्लियर? फिर क्या होगा कि जब वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट के लिहाज से चेंज हो गया, अब क्या होगा कि हमारे पास जो एंजाइम है वो अब इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को बड़े अच्छे अंदाज में इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। जैसे आपने जूता पहना, अगर जूता आपके पाँव के लिहाज से एडजस्ट हो गया तो आप बड़ी इफेक्टिवली एफिशिएंटली उस जूते को पहन के चल सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो बात आप लोगों को क्लियर होगी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर हमारे पास ये एंजाइम है, हम कहते हैं इसकी ये दोनों सबस्ट्रेट हैं, हल्का सा दोनों में स्ट्रक्चर का फ़र्क है, इसका तो समझ आ गया कि इसकी और इसकी शेप मैच करती है या कि यहाँ बाइंड करेगी। लेकिन अगर ये वाली आ जाती है तो शेप मैच नहीं कर रही, लेकिन ये आएगी, वो इस वाली जगह को थोड़ा सा अपने लिहाज से एडजस्ट करेगी, थोड़ा सा हल्की सी, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती, ये हल्की सी बात कर रहा हूँ। इस वजह से ये नहीं होगा कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो चूँकि फ्लेक्सिबल है, इस वजह से लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, डीएनए हो और सारे ही आके बाइंड, ऐसे नहीं होता। वो सिर्फ प्रोटीन को बाइंड करवाता है, क्योंकि जितनी भी कैटेगरी की प्रोटीन है तो उनमें बेसिक स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट एक जैसे कि वो सारे के सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। तो इस वजह से हल्की सी मॉडिफिकेशन क्या आती है, हल्की। अब देखो, अगर इस तरह की हल्की सी मॉडिफिकेशन आ जाए तो ये वाले सबस्ट्रेट भी यहाँ के बाइंड कर सकती है, और जब ये बाइंड करेगी, ये इसमें फिट आएगी, ऑटोमेटिकली रिएक्शन शुरू हो जाएगी, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अब इसका मतलब क्या है? इंड्यूस्ड, कि सबस्ट्रेट ने मजबूर किया एंजाइम को चेंज होने पर, उस चेंज का फायदा क्या हुआ कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ सही तरह फिट होगी। तो इंड्यूस का लफ्ज़ जो है, वैसे तो हम इंड्यूस कहते हैं किसी में ज़बरदस्ती कोई बदलाव लेके आना, किसी को मजबूर करना, तो सबस्ट्रेट ने एंजाइम को बदलने पे मजबूर किया। उस बदलाव का फ़ायदा क्या हुआ कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ सही तरह फिट हो गई, और जब फिट हो गई तो ऑटोमेटिकली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट। लेकिन चेंज उसी वक्त पॉसिबल है ना जब एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर ना हो, बल्कि जो ही आप कह सकते हैं कि रिएक्शन शुरू होने लगता है, एक्टिव साइट में हल्की सी मॉडिफिकेशन या फ्लेक्सिबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबल, और फिर उसके बाद कैटालिसिस का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट वो रिजिड नहीं है, बल्कि एक्टिव साइट में फ्लेक्सिबिलिटी है, और इस मॉडल के बारे में कहा जाता है इट इज़ ए मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ये एक्सेप्टेड मॉडल है। लेकिन अगेन एक बात लास्ट, जिस वक्त ये सबस्ट्रेट उतरेगी तो ये एक्टिव साइट दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आएगी। जूते के केस में ये नहीं होता, जूते की एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए थी, लेकिन जिस वक्त ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो ये वाली जो चेंज है दोबारा अपनी पोजीशन पर रिस्टोर्ड हो जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम जब रिएक्शन से अलहदा होता है वो अनअल्टर्ड होता है। वो क्या होता है? अनअल्टर्ड, क्योंकि अगली दफ़ा एंजाइम को नहीं पता कि वो इसने आना है या इसने आना है, तो एंजाइम अपनी कंडीशन में वापस आता है ताकि जिस किस्म की सबस्ट्रेट आए उसी के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करे। लेकिन अगर इसके लिहाज से यहाँ चेंज आया और उसके बाद वो चेंज परमानेंट हुआ, फिर ये वाली बाइंड नहीं कर सकती। इस वजह से इस एक्टिव साइट का दोबारा अपनी पोजीशन पे अपनी शेप में वापस आना ज़रूरी है ताकि हर किस्म का जो रिएक्शन जिसको ये कैटलाइज कर रहा है उसको चलाया जा सके। तो ये हमारे पास दो मॉडल हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट किस तरह के साथ किस तरह बिहेव करता है। लॉक एंड की मॉडल ये हाईली स्पेसिफिक एंजाइम के केस में ठीक है, इसको अपने गलत नहीं कहना, कुछ रिएक्शन में ये फॉलो नहीं होता,
लेकिन जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में फॉलो होते हैं, इस वजह से इसको एक्सेप्टेड मॉडल कहा गया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है, पढ़ना है, समझना है, तैयार करना है, ताकि अगला जो लेक्चर है उसको समझना आसान हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।